हेलो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बहुत सारे रिजल्ट्स के आने से पहले हम प्रीव्यू करने वाले हैं और शुरुआत हम कर रहे हैं इन्फोसिस के साथ दोस्तों, जहां पर फाइनल डिविडेंड भी आ रहा है। उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और डिटेल में इन्फोसिस का बिजनेस रिव्यू भी हम करने वाले हैं। तो डिविडेंड से शुरुआत करते हैं, रिजल्ट की डेट से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 18 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट है, जिस दिन क्वार्टर 4 और जो फाइनल रिजल्ट है वो आने वाले हैं। अब उस दिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं फाइनल डिविडेंड जो है उसको भी रिकमेंड करने वाले हैं। अब 18 अप्रैल को क्या डिसाइड होता है डिविडेंड पर, तो हमको यहां थोड़ा हिंट मिल सकता है। देखिए इन्फोसिस की तरफ से साल में 2 बार डिविडेंड आता है, एक आता है अक्टूबर के समय में, एक आता है जून के समय में। जो फाइनेंशियल ईयर 22 था 31 रुपीज का डिविडेंड था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 34 रुपीज का डिविडेंड था। अभी अक्टूबर में एक डिविडेंड आया है 18 रुपीज का। अब 18 रुपीज से कितना आगे बढ़ेगा ये हमको अप्रैल 18 को पता चलने वाला है। अब सिर्फ अगर हम कंपैरिजन के लिए अगर देखें तो जैसे 34 का डिविडेंड था, तो इस बार वही एक्सपेक्टेशन एक्चुअली में होनी चाहिए कि 34 को तो कंपनी उस डिविडेंड से तो ऊपर का डिविडेंड दे, ये एक्सपेक्टेशन तो जरूर होनी चाहिए, बट एनालिसिस करना भी जरूरी है। चलिए कुछ नंबर से एनालिसिस करते हैं। अब देखिए इस बार जो प्रॉफिट्स हैं मोर और लेस लास्ट ईयर की तुलना के बराबर या थोड़ा ही ज्यादा होने की उम्मीद है। ठीक है, अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए हम लोग के पास अभी 9 महीनों का रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, 9 महीनों का अगर आप ईपीएस देखेंगे, मतलब अप्रैल टू दिसंबर जो प्रॉफिट्स हैं, पर शेयर प्रॉफिट कितना है 44.13, और यही अप्रैल टू दिसंबर 2022 में कितना था 42.85 था। एक माइनर इंक्रीज है, ऐसा नहीं है ना कि 42.85 से 46 हो गया या 50 हो गया, ईपीएस थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा इंक्रीज हुए हैं। अब क्वार्टर 4 में अगर सडनली इंक्रीज हो जाता है तो वो बात अलग है, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है। अच्छा, ईपीएस लास्ट ईयर 58 था। जल्दी से मैं आपको ये समझा भी देता हूं। ये देखिए जैसे इन्फोसिस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मार्च जो लास्ट ईयर का हम बात कर रहे हैं, उनका ये नेट प्रॉफिट है 24,108 करोड़ का। ठीक है, अब ये तो प्रॉफिट्स बहुत सारे शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आप डिवाइड कर दीजिए तो एक शेयर की कीमत आएगी 58.08। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है इन्फोसिस का, तो वो कितना प्रॉफिट करके दे रहा है, कुछ 58 रुपीज के पास में। अब वो 58 रुपीज में से तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 34 रुपीज का डिविडेंड रिकमेंड किया था। दैट मीन्स अगर कंपनी से 100 रुपीज उन्होंने कमाया है तो 58% उन्होंने पे आउट रखा है। अब यही पे आउट आप देखिए लास्ट 3 साल में रहा है 58, 59, मतलब 58 से 60% तक। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा कि लास्ट ईयर जैसा ही अभी भी रिजल्ट जा रहा है तो और पे आउट रेशियो इसी रेंज में रहता है, तो जो डिविडेंड है लास्ट ईयर के आसपास ही रह सकता है। 34 है तो थोड़ा सा माइनर यहां इंक्रीज हो सकता है। लेकिन यहां अब अगर दो चीज हो जाती है, क्वार्टर 4 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाए और पे आउट रेशियो सेम हो तो डिविडेंड बढ़ सकता है, या फिर लास्ट ईयर जैसा ही जो है प्रॉफिट्स रहे, प्रॉफिट्स मतलब नॉर्मल ही रहे, बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, जो कि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले कि नहीं, हमने 58-59% पे आउट किया है पास्ट में, इस बार हम ज्यादा पे आउट कर देते हैं, तो डिविडेंड बढ़ सकता है। ठीक है, अब ये चीज जो है बड़ा क्वेश्चन मार्क, किसी को पता नहीं, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही पता है, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है जहां हमको पता होता है कि नेट में हमको इतना पैसा मिलेगा। ये है इक्विटी मार्केट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कंपनी का क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से। बट फिलहाल डेटा के हिसाब से 58-60% है। यही लग रहा है कि लास्ट ईयर के आसपास या थोड़ा ज्यादा डिविडेंड हो सकता है अगर कोई शॉकिंगली खराब रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, ये जस्ट हमारे आपके समझने के लिए ये डेटा है। अब आते हैं रिजल्ट्स को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए। देखिए जब लास्ट ईयर अप्रैल में रिजल्ट आए थे, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं 2023 में, तो उन्होंने टोटल फुल ईयर का गाइडेंस दिया था। गाइडेंस मतलब कि हम कितना बिजनेस करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे 4 से 7%, अच्छे में अच्छा 7%, खराब में खराब 4% करेंगे, और मार्जिन रहेगा 20 से 22%, ऐसा उन्होंने कहा था। अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है अभी जनवरी के महीने में। ठीक है, क्वार्टर 3 मतलब दिसंबर एंड तक का, और हमने हर क्वार्टर में डाउनग्रेड देखा। जनवरी आते आते कंपनी कह रही है कि हम 1.5 से 2% हम रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। वही कंपनी जो अप्रैल महीना में कह रही थी कि हम वर्स्ट में वर्स्ट 4% करेंगे, अभी दिसंबर एंड के जब रिजल्ट आए तो कह रही है कि हम बेस्ट टू बेस्ट भी 2% तक आगे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने डाउनग्रेड किया अपने गाइडेंस को। ठीक है, हाँ ये बात अच्छी है कि मार्जिन वही 20 से 22% ही रखे हैं, तो मार्जिन में कोई शॉक नहीं है। लेकिन जो रेवेन्यू वाला पार्ट है, जो टॉप लाइन कहा जाता है, जो बिजनेस वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पर डाउनग्रेड हुआ है जब हम इन्फोसिस की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये इन्फोसिस में तो है ही, लेकिन आईटी सेक्टर में भी ऐसा ही चैलेंज हमको बहुत सारी कंपनियों में देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, इसका एक रीजन क्या हो सकता है, डिमांड इन्वायरमेंट खराब है। अब डिमांड इन्वायरमेंट कहां खराब है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। और ये दोनों क्यों ज्योग्राफीज जरूरी है, आप जैसे देख सकते हैं ये दिसंबर एंड में अगर इन्फोसिस ने 100 रुपए का बिजनेस किया था तो 59 और 28 मतलब 87% बिजनेस इन्हीं दोनों जगह से किया था। और यही दोनों जगह में जो डिमांड इन्वायरमेंट है
अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए। आपको 87% प्रोजेक्ट कहाँ से मिल रहे हैं? यूएस, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से, फिर यूरोपियन मार्केट से, वहां कम प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है जो इन्फोसिस को हमको देखने को मिल रहा है। इंप्लॉइज पर इंपैक्ट पड़ा है। हम लोग न्यूज़पेपर में आजकल सुन रहे हैं कि पिछले बहुत सालों में पहली बार देखा गया है कि जो आईटी कंपनीज के द्वारा जो रिक्रूटमेंट है वो कम हो रहा है। ये इन डेटा से बिल्कुल साफ दिख रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3.46 लाख थे, जो कि घटकर 3.22 लाख हो गए दिसंबर 2022 से 23। और जो एट्रिशन था 24% था, वो घट के अभी 13% हो गया। मतलब एम्प्लॉय लोग जो जॉब है वो छोड़ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी इन्वायरमेंट इतना खराब है, कंपनियों के द्वारा अभी एक तरीके से रिक्रूटमेंट किया नहीं जा रहा है, तो अभी कौन अभी जॉब छोड़ेगा? ठीक है, तो ये इंप्लॉइज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम हो गया। हाँ, अगर नंबर ऐसे आते कि इन्फोसिस जो है इंप्लॉइज थोड़ा बढ़ा रही है, तो थोड़ा हिंट मिलता कि जो डिमांड इन्वायरमेंट है थोड़ा बेटर हो रहा है, लेकिन वो भी हो नहीं रहा है। अब वही क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आएगा अप्रैल 18 को, देखना है कि भाई ये जो इंप्लॉय का जो डिमांड इन्वायरमेंट है, क्या उसकी वजह से इंप्लॉय का नंबर और कम जाता है या फिर थोड़ा सा रिवाइवल आता है, या रिवाइवल का एटलीस्ट सिग्नल आता है, वो हमको 18 अप्रैल को पता चलेगा। अब मैं थोड़ी देर पहले मार्जिन की बात कर रहा था। सबसे नीचे देखिए मार्जिन कितना है, 20.8%। कंपनी ने कहा था 20 से 22% मार्जिन रहेगा। मेरे साथ समझिएगा, यह है कंपनी का टॉप लाइन, मतलब रेवेन्यू कितना किया है उन्होंने, 1.15 लाख करोड़ का। ठीक है, अब इतना तो रेवेन्यू किया है, लेकिन कंपनी के खर्चे भी हैं, और मेन खर्चा जो है वो है एम्प्लॉय का खर्चा। एम्प्लॉय का खर्चा है, फिर सेल्स मार्केटिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये सब खर्चा मिला देंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, टोटल एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जब सब एक्सपेंसेस और फिर रेवेन्यू जब आप माइनस करेंगे, रेवेन्यू माइनस जो एक्सपेंसेस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 24,126 करोड़। तो जब उसको आप रेवेन्यू के साथ एनालिसिस करेंगे तो आपको मार्जिन मिलेगा। सिंपल में अगर सोच लीजिए मार्जिन अगर बढ़ता रहे तो ये पॉजिटिव होता है। मतलब कंपनी 100 रुपया अगर रेवेन्यू कमा रही है लेकिन 25 रुपया वो कमा रही है, वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू 100 रुपया रेवेन्यू लेकिन खाली 15 रुपया वो कमा रही है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे मार्जिन जो है थोड़ा रेंज में ही है, 20-22% के बीच में उन्होंने कहा था, उसी रेंज में ही हमको देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, जो क्लाइंट्स हैं, जो खासकर यूएस में, यूरोप में बैठे हैं, उन्होंने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर दी है। अब आईटी जो है किसी भी कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक महीने के अंदर ही वो खर्चा कर देना है। ठीक है, अब ये क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है या आपकी नई नई टेक्नोलॉजी को आपको हेल्प करता है, लेकिन ये अर्जेंट खर्चा नहीं है किसी भी क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट्स लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में इतना वो जरूर समझ रहे हैं कि हाँ आईटी को हमको जो प्रोजेक्ट्स देना है, लेकिन थोड़ा डिसीजन लेने में वो थोड़ा लेट कर दे रहे हैं, और ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी हाई है, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। तो इसीलिए क्या बड़े ऑर्डर्स जो है वो अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ है, बहुत सारे आईटी के भी वर्टिकल्स होते हैं, और उन वर्टिकल्स में क्या क्या कंपनीज आती हैं, बीएफएसआई, हाईटेक, कम्युनिकेशन, इन बिजनेस को बहुत इंपैक्ट हो गया है। जैसे देखिए इन्फोसिस का 27.8 मतलब 28%, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन से 11.4%, और हाईटेक में 7.7% रेवेन्यू आता है। अब मान लीजिए 45-46% रेवेन्यू इन 3 वर्टिकल से आता है। अब ये फाइनेंशियल मतलब क्या, सोच लीजिए यूएस की कोई एक बैंक होगा, या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, या कोई इंश्योरेंस कंपनी, आप ऐसा सोचिए। ठीक है, सिमिलरली कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, कोई यूएस की या यूके की या यूरोप की कोई एक टावर कंपनी हो सकती है, टेलीकॉम कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो वो सब मैं बता रहा हूं। तो वहां पर हमको डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब जो इन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां डीग्रोथ है, और यहां पर इन्फोसिस को भी वो फर्क पड़ा है। अब यहां कोई अगर सिग्नल मिल जाए कि अगे फाइनेंशियल सर्विसेज में अब थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, या कम्युनिकेशन में ग्रोथ हो रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। सिग्नल अभी तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन मिले तो बेटर हो सकता है। तो आईटी सेक्टर को लेकर थोड़े चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब चैलेंजेस तो है, तो क्या इन्फोसिस अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के कंपैरिजन में सस्ता है या महंगा है, देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आईटी कंपनी है तो पी रेशियो का ही हम लोग सहारा लेंगे। पी रेशियो मतलब लेट्स से 1 रुपया का अगर प्रॉफिट करती है कंपनी, तो कितना मार्केट वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। तो 25.7 है, 26 ले लेते हैं। हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, 10 साल का क्या उनको पी रेशियो मिला है, अब देख सकते हैं 20.6। मतलब 10 साल का डेटा के हिसाब से कंपनी थोड़ा सा महंगे में भी है, मतलब ग्रोथ बहुत कम है, कंपनी सस्ते में भी नहीं है। चलिए मैक्सिमम डेटा कितना दिखा रहा है यहाँ स्क्रीनर में, थोड़ा ये मैं देख रहा हूँ 2007 से डेटा है, तो वो भी आप डेटा देखिए 20.5% है। मतलब अगर आप 10 ईयर उससे भी ज्यादा का देखें तो उसके हिसाब से तो थोड़ा महंगा है। चलिए 5 साल का डेटा ले लेते हैं। 5 साल के डेटा के हिसाब से थोड़ा सस्ता है। मतलब 5 साल देखिए 2019 से 24 रहा होगा, 26 का पीई मिला हुआ है, और उसके हिसाब से देखें तो बिल्कुल ऑन रेंज ही यहां पर जा रहा है दोस्तों। बट स्टिल हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, 10 ईयर के हिसाब से देखें, 2022 के आसपास का अगर वैल्यूएशन हो तो थोड़ा फेयर वैल्यूएशन बिल्कुल माना जाएगा। तो मार्केट एक तरीके से इतना समझ में आ रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव जरूर है।
कि मार्केट को पता तो बिल्कुल है ही कि इन्फोसिस का रिजल्ट खराब है, लेकिन वो पॉजिटिव भी है कि ठीक है रिजल्ट खराब है लेकिन हमको लगता है कि इन्फोसिस अच्छा कर सकती है। दूसरी चीज है जो दूसरे फंडामेंटल नंबर है, जैसे आरओसी 40% बहुत मजबूत, आरओई 31% बहुत मजबूत, डेट टू इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर। तो ये सब कुछ स्ट्रांग नंबर तो इन्फोसिस के द्वारा है ही। लास्ट में कुछ चीजें नियर टर्म में थोड़ा बिजनेस को लेकर चैलेंज है जो हमको बिल्कुल नंबर से पता चल रहा है, लेकिन Q3 के रिजल्ट में कोई शॉक नहीं आया था, ठीक ठाक रिजल्ट यहां पर आए थे। सबने यही सोचा था कि इतना अच्छा नहीं होगा और वैसा ही हुआ। अब शॉक क्या होता कि बिल्कुल से डीग्रोथ हो गया होता, वो तो हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब पॉसिबल रिसेशन या स्लो डाउन यूएस में बात चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है। अब वही देखना है कि कैसे अनफोल्ड होता है। ठीक है, अगर कुछ मेजर हो जाता है तो फिर इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, और वही हम सब यही एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ मेजर कुछ खराब इंपैक्ट इसका ना हो। बाकी इन्फोसिस लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल बिजनेस हमेशा से रहा है, एक मजबूत कंपनी रही हुई है। इस बार के जो एक डिफिकल्ट टाइम है उसके साथ वो फाइट कर पाते हैं कि नहीं, स्ट्रांग वो निकल पाते हैं कि नहीं, वो हमको पता चलेगा। कुछ डेटा नए आएंगे अप्रैल 18 को, आप कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।